100 साल अगर आप भी जीना चाहते हैं, अगर आप 100 साल, जैसे आप सुनते थे कि वो व्यक्ति फलाना 100 साल का हो गया, वो बुजुर्ग 100 साल का है। अगर आप भी अपनी आयु बढ़ाना चाहते हैं और ये राज जानना चाहते हैं, तो आज ये इंटरव्यू आपके लिए है। और इस विशेष चर्चा में हमारे मुख्य मेहमान है, जो कि स्वामी रामदेव जी के साथ इन्होंने शिक्षा ली है। और स्वामी धर्मदेव जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जो चैनल को देख रहे हैं, अपने जीवन को सफल उन्नत बनाने के लिए इन बातों पर ध्यान दें। आपका जीवन जो है उन्नत बनेगा, महान बनेगा और आप निश्चित रूप से 100 साल तक जी सकेंगे। और दूसरी शख्सियत आप देख सकते हैं मेरे साथ, ओम आयुर्वेदा से हैं आचार्य विकास मलिक, जिन्होंने आयुर्वेद को न केवल हरियाणा में, अपितु हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, उत्तराखंड और न केवल हमारे देश में बल्कि विदेशों तक ओम आयुर्वेदा ने लोगों तक को सेवाएं दी हैं, आप लोगों को स्वास्थ्य लाभ दिए हैं। हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद है। सबसे पहले आपका स्वागत है। आपका और आपके सभी दर्शकों का आज ओम आयुर्वेदा संस्थान में आने पर विकास जी स्वागत है। सबसे पहले हम सवाल जो है स्वामी जी से हम शुरुआत करेंगे। स्वामी जी, आज जो भारत ने ज्ञान दुनिया को दिया, बीच में जो है कहीं ना कहीं महंगी दवाई और महंगे डॉक्टरों के बीच में दुनिया फंस गई। लगातार जीवन जो है कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है। उसके पीछे क्या कारण है? कहाँ लोग जो है भटक गए? वेद के ज्ञान के अभाव में आज व्यक्ति रोगी हो रहे हैं। आज व्यक्ति परंपराओं को भूलते जा रहे हैं। आयुर्वेद का सिद्धांत है कि सूर्य उदय से पहले जो व्यक्ति उठेगा, जो व्यक्ति जगेगा और उठ करके परमपिता परमात्मा ध्यान करेगा, व्यायाम करेगा, योगाभ्यास करेगा, उस व्यक्ति की आयु निश्चित आयु लंबी होगी ही होगी। ये वेद कह रहा है। दिन में सोने का निषेध है, रात में जगने का निषेध है, लेकिन हम दोनों काम उल्टे कर रहे हैं। सुबह व्यक्ति, रात को देखोगे आप, रात को देर तक 2-2 बजे तक बच्चे पढ़ रहे हैं और सुबह 10-11 बजे तक उठ रहे हैं। ये ऋषि सिद्धांत के विरुद्ध है। उस सिद्धांत के विरुद्ध होने के कारण से आज व्यक्ति की आयु बढ़ती जा रही है। उसके ब्रह्मचर्य का नाश होता है। दिन में सोना हानिकारक है, लेकिन सो रहे हैं, करें क्या? समाज में प्रवृत्तियां ऐसी हो रही। और मैंने एक व्यक्ति से पूछा, मैंने फोन किया, अमेरिका से फोन आया, वो कहने लगे मगर ये तो मैं आपके वहां तो भी 1 बज गया। मेरे जी 1 तो बज गया, यहाँ तो रात को ही काम करते हैं, दिन में सोते रात को जगते। कितनी उल्टी परंपरा है। जो व्यक्ति मेरे सामने मेरे बच्चे जैसा, मेरे से आधी उम्र का होगा वो लड़का, और उसके चेहरे का भाव देखो, उसकी धुरियां पड़ गई है। क्यों? क्योंकि वेद के सिद्धांत को के विपरीत चल रहा है। जो वेद के विरुद्ध चलेगा वो व्यक्ति हानि उठाएगा ही उठाएगा। जैसे कि आपने पहले कहा कि वेद और आयु, आयु का संबंध वेद से। जिस व्यक्ति को ज्ञान ही नहीं है क्या खाना क्या नहीं खाना, क्या पहनना क्या नहीं पहनना। अब भारतवर्ष में इतनी गर्मी होती है, ऐसा मौसम होता है, यहाँ जो पैंट पहनी जा रही है ये भारत के अनुकूल नहीं है। जहाँ सर्दी तो बहुत लगी होती है, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, आदि दूसरे भी देश है, यूरोप के देश, उनमें ठंड अधिक होती है और इन कपड़ों के अंदर से हवा पार नहीं होती, इसलिए उनके लिए तो अनुकूल है। उनको जीन्स आदि पैंट पहननी चाहिए। लेकिन हमारे तो इतनी गर्मी होती है, यहाँ पर तो खुली धोती पहनने वाले व्यक्ति लंबी आयु जीते थे। आज बच्चों के चेहरे पर झुर्रियां पड़ी है, चेहरा ऐसा फीका हुआ है जैसे पाउडर लगा रखा है। क्यों? खून तो है ही नहीं। प्राणायाम करते नहीं, व्यायाम करते नहीं, ब्रह्मचर्य पालन करते नहीं, विषय भोगों में पड़े रहते हैं, टेलीविजन में घुसे रहते हैं, इसलिए आज आयु कम होती जा रही है। जी, हमारे साथ एक प्रतिक्रिया जो है इसी सवाल पर आचार्य विकास मलिक। आज हम जो है बात कर रहे हैं आयुर्वेद। आज लगातार जो है उम्र घटती जा रही है, उसको बढ़ाने के लिए 100 साल, मैं देखता हूँ आज भी कहीं, आचार्य बलदेव जी का एक बड़ा उदाहरण था, वो काफी एज उनकी रही। ऐसे और भी जो आचार्य है आज भी हमारे देश में, जिनकी 100 प्लस आयु है। तो कहीं ना कहीं उम्र कैसे बढ़ाए, आयुर्वेद उसमें एक बड़ा काम करता है। जैसे मेरे आदरणीय गुरुजी धर्मदेव जी ने भी आपको बताया कि जो हमारी दिनचर्या है वो काफी हद तक हमारी खराब हो गई है। सबसे पहले तो हमने अपनी दिनचर्या को सुधारना होगा। दिनचर्या में जब हम सुधार लेके आएंगे, जैसे अभी आपने पूछा कि लोग लंबा कैसे जिए, लंबा जीने के लिए आपको बीमारियों से बचना पड़ेगा। अगर आप किसी बीमारी से ग्रस्त हो गई तो उसको ठीक करने में आपकी बॉडी की पूरी इम्यूनिटी लग जाती है।
उससे आपकी बॉडी अगर ठीक भी हो जाए, लेकिन आपका शरीर, आपका बॉडी स्ट्रक्चर उससे काफी हद तक पिछड़ जाता है। तो इस चीज के लिए आपको सबसे पहले जो पहला काम है, बीमारियों से बचो, बीमारी को अपने शरीर में प्रवेश करने ही नहीं देना। उसके लिए आप लोगों को दिनचर्या जो आपकी है खान पान की, जैसे भी अभी विकास जी थोड़ा देर पहले इंटरव्यू से पहले स्वामी जी ने आपको बताया कि भैया जो हम पूरा दिन जो हम खाते रहते हैं, ये हमारे शरीर को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने वाली चीजें हैं। समय पे आप खाइए, समय पे सोइए, और हर चीज का जो भी आप अपने शरीर के अंदर डाल रहे हैं, कोई भी चीज है, पहले उस चीज को आपको ये समझ होनी जरूरी है कि ये चीज आपके शरीर में जाके कोई दुष्प्रभाव तो नहीं करेगी। और सबसे बड़ी जो बात है, आज के युवा जो नशे की लत युवाओं को लग जाती है, गलत चीजें यूज करना शुरू कर देते हैं, केमिकल स्टेरॉइड अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं बॉडियां बनाने के लिए, मसल्स को दिखाने के लिए, वो सबसे खराब चीज है। अगर आप अपने शरीर के अंदर कोई भी केमिकल इंजेक्ट करते हैं तो वो कुछ समय के लिए तो आपको खुशी दे सकता है, लेकिन उसके जो हानिकारक परिणाम है वो आपको उम्र भर भुगतने पड़ेंगे। तो इसलिए आप कोशिश करें ऐसी कोई भी केमिकल वाली चीजें, कोई स्टेरॉइड नशे की चीजें आप ना लें। अगर इन चीजों को आप छोड़ देंगे, उसके बाद आप अपने खाने पीने में सुधार करें और आप आयु लंबी जी सकते हैं। आयुर्वेद ही नहीं, हमारी जो भी परंपराएं रही हैं, बिना आयुर्वेद के भी हमारी जो माताएं हैं जो रसोई बनाती थी, आज उनका तरीका बदल गया है। रसोइयाँ हमारी एल्युमिनियम के बर्तन में आ गई है, मिट्टी के, तांबे के, कांसे के बर्तनों को छोड़ के हमने एल्युमिनियम के, प्लास्टिक के बर्तन अपना लिए हैं। ये कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में जो इनके कण जाते हैं वो हमारे शरीर को दूषित करते हैं। सबसे जो खतरनाक चीज है, इसके ऊपर मैं पिछले 1 दशक से लगा हुआ हूँ। मुझे तकरीबन तकरीबन इस विषय के ऊपर 15 साल हो गए। मैं लोगों को एक बात पे अवेयर करता हूँ, जो आप फसल उगा रहे हैं, जितने भी हमारे किसान भाई हैं जो इस वीडियो को देख पा रहे हैं, क्योंकि हम हरियाणा प्रदेश से हैं और हरियाणा प्रदेश कृषि समृद्ध प्रदेश है, से ही हरियाणा की अर्थव्यवस्था चलती है। यहाँ की पूरे इंडिया की अर्थव्यवस्था कृषि के ऊपर निर्भर है। आप जो लोग ये केमिकल जो फसल में डाल रहे हैं, ये किसी न किसी तरीके से आपके और आपके परिवार के, आपके बच्चों के पेट में जा रहा है। तो ये चीज बहुत ही खतरनाक है। जब हमने 2013 में इसके ऊपर रिसर्च की, माँ के दूध में, विकास जी आप यकीन नहीं करोगे, उस समय 2013 में 350 गुना पेस्टिसाइड ज्यादा था। ये हमने एग्जीबिशन लगाया था गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार में, वहाँ हमने इस विषय पे हमने शोध किया, फिर हमने इस बात को अपनी वहां रखा और हमारा जो एग्जीबिशन में मॉडल था वो प्रथम रहा उस समय वहां। तो जब 2013 में माँ के दूध में 350 गुना ज्यादा पेस्टिसाइड था, तो आज का आप समय देखिए, आज उससे 13 साल बाद कितनी और ज्यादा हम केमिकल फर्टिलाइजर यूज करने लगे अपनी फसल के लिए। आचार्य जी वो सबसे ज्यादा खतरनाक चीज है, वो आपको कहीं ना कहीं आपकी जड़ों को कमजोर कर रही है। कैंसर का सबसे मुख्य कारण वही है। हम मानते हैं पोल्यूशन है, पोल्यूशन भी एक बड़ा कारण है, लेकिन जो मेन कारण है, पंजाब से डेली एक ट्रेन बीकानेर जाती है भर के कैंसर पेशेंटों की। तो वो कारण क्या है? वो कारण यही है कि हम जो अपनी फसल में पेस्टिसाइड केमिकल यूज कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं खतरनाक है। और कई किसानों को, कई जमींदारों को हमने देखा, वो अपने लिए 1 एकड़ जमीन में अलग से फसल उगाते हैं। उसके साइड में चारों तरफ जो दूसरी जमीन में उसने फसल उगाई है जो मंडी में बेचने के लिए, उसमें वो अलग फसल उगाते हैं। कहीं ना कहीं उन किसान भाइयों को भी ये समझना होगा कि जो बच्चे आप अपने बच्चों के लिए जो उगा रहे हैं और जो दूसरा आप मंडी में भेज रहे हैं दूसरों के बच्चों को खिलाने के लिए, वो भी आपके अपने ही बच्चे हैं। आप उनको भी जहर मत परोसिए। दूसरा एक और एग्जांपल आपको दूं, अगर आपने अपने लिए अच्छा, ये तो है नहीं कि आप हमेशा अपने घर में ही खाना खाओगे, आप बाहर होटल में भी खाना खाते हो, शादी ब्याह फंक्शन में भी खाना खाते हो, तो वो जो आपने मंडी में बेची जो फसल, वो भी कहीं ना कहीं घूम के आपकी ही थाली में, आपकी प्लेट में आएगी और वो चीजें आपके पेट में भी जाएंगी। इसलिए जो भी किसान भाई इस चीज की पहल करते हैं, हम उनके बड़े समर्थक हैं, उनको सहयोग भी करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। दूसरा, आप कोशिश कीजिए, जितने आप जैविक खेती के ऊपर आएंगे, जैविक खेती के ऊपर निर्भर रहेंगे, आपकी आयु भी बढ़ेगी,
आपके शरीर निरोग रहेगा, बीमारियां आपको दूर दूर तक भी नहीं छू पाएंगी। चलिए, हालांकि अभी गेहूं की बिजाई का सीजन था, मैं भी किसी कारण वहां गया, तो मैंने जब बात की दुकानदार से, उसका साफ कहना था, अगर आपको 80 मन प्रति एकड़ निकालना है तो कम से कम 4 से 5 बार जो है, यानी कट्टे जो है खाद के मारने पड़ेंगे, यानी पेस्टिसाइड बहुत ज्यादा बिल्कुल, ये धारणा बन गई है। इसके का चलते हम जो नेचुरल चीजें हैं उसके ऊपर शोध नहीं कर पा रहे। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, हमने जो बायो फर्टिलाइजर से हम कैसे ज्यादा उपज ले सकते हैं, एक साथ दो दो तीन तीन फसलें कैसे ले सकते हैं, इसके ऊपर हमने शोध किया। हम जो किसान भाई अगर हमसे जुड़ के इस विषय के ऊपर हमसे बात करके इस मॉडल को अगर अपनाना चाहते हैं, वो हमसे जुड़ सकते हैं। आप हमारे दिए हुए नंबरों पे संपर्क करके हमारे संस्थान में आइए। हम आपको बायो फर्टिलाइजर से केमिकल जो हम यूज करते हैं उससे भी ज्यादा उपज देंगे और नेचुरल तरीके से। लेकिन एक कारण है ना, जब हम एक भेड़ चाल चल रहे हैं लोग, भाई इसने 4 कट्टे यूरिया के डाले तो मैं 8 डालूंगा, तो ये भेड़ चाल के चलते कई बार आप देखते हो किसान भाई ज्यादा गलत दवाइयां या ज्यादा दवाइयां डाल देते हैं, फसल भी खराब हो जाती है पूरी पूरी। और लेकिन जब आप जैविक चीजों का उपयोग करते हैं, जैविक खाद का उपयोग करते हैं, तो आप अगर मात्रा आपकी ज्यादा भी हो जाए तो कभी भी आपकी फसल खराब नहीं होती। और अब एक बात जो आपने अभी बोली, भाई वो सोचते हैं भी 80 मन लेना है, उसने 100 मन लेना है, लेकिन उस 80 मन का भाव आज के दिन मार्केट में, और जो जैविक खेती वाले लोग हैं, उनके 80 मन का भाव है जो, वो 20 मन में एक जैविक खेती वाला ले आता है मंडी से। जो व्यापारी वहां आड़ती बैठे हैं, जो जैविक कोई भी अच्छा खाने वाले लोग भी बहुत फसल, जो अच्छी फसल लेके आता है, उसकी हाथों हाथ उठा लेते हैं और अपने घर भेज देते हैं। ये चीज लोगों को समझनी होगी। जब आप ज्यादा ले रहे हैं तो आपको मूल्य भी तो उसका कम मिल रहा है ना। अगर आप कोई चीज उपज कम होगी, उसकी पैदावार कम होगी, उसमें गुणवत्ता अच्छी होगी, आप 4 रोटियां खाते हो, 4 रोटियों में भी आपका पेट नहीं भरता। अगर आप अच्छे गेहूं की अच्छी बनी हुई रोटी खाओगे तो 2 रोटी में आपको जी जी। मन भी आपका संतुष्ट होगा, आपका शरीर भी अंदर से खुश होगा और आपकी फसल का मोल भी अच्छा मिलेगा। चलिए, आचार्य धर्मदेव जी से भी हम सवाल ले लेते हैं, और सवाल बड़ा गंभीर भी है। आप और हम चाहते हैं कि हम 100 साल जिए, लेकिन आजकल जो लोग शिफ्टों में काम करते हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियों में लोग काम करते हैं, जी। वो लोग शाम को काम करते हैं, दिन में सोते हैं, तो ऐसे लोग कैसे इन चीजों से बच पाएंगे? उसका सिद्धांत यह है कि सादा जीवन उच्च विचार, आपने सुना होगा। जी। जितना सादा व्यक्ति खाएगा वो लंबा जिएगा। जो आजकल साइंस की बहुत चीजें अनुकूल है, समाज के लिए लाभकारी है। डॉक्टर जो पढ़ते हैं उनकी बहुत सी चीजें लाभकारी है, जीवन के लिए बहुत सी हानिकारक है। उदाहरण के लिए उन्होंने कहा कि अंडे में प्रोटीन होता है। अंडे में प्रोटीन होता ही नहीं। जिसमें प्रोटीन होता है उसमें तो दूध में तो मना कर रहे हैं प्रोटीन से, और अंडे में प्रोटीन बतला रहे हैं। अंडा मुर्गी के शरीर में जो हानिकारक पदार्थ है, जैसे लैट्रिन व्यक्ति जाता है, पेशाब जाता है, वो इस प्रकार का मल है और उसको खा रहे हैं। मांस व्यक्ति खा रहा है, मांस मनुष्य का भोजन नहीं है। जो इस शरीर के प्रतिकूल भोजन खाएगा वह रोगी होगा ही होगा। शिफ्टों में काम कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। उस पर टाइम बना करके व्यक्ति ठीक खाना खाएगा, ठीक व्यायाम करेगा। एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। यदि शारीरिक मेहनत नहीं करेगा, व्यक्ति एक्सरसाइज नहीं करेगा, हानिकारक पदार्थ भी शरीर से बाहर निकाला जा सकता है, पसीने के द्वारा, पेशाब के द्वारा। अच्छा स्वामी जी, कुछ आपको एक सवाल हो रहा था प्रोटीन पे, आपने जैसे बात की, आजकल प्रोटीन के लोग डिब्बे भी बेचते हैं। आजकल डॉक्टर सलाह देते हैं कि अंडा खाइए, मांस खाइए, उससे आपका अच्छा शरीर रहेगा, आपको प्रोटीन मिलेगा, आपको पता नहीं कौन से विटामिन मिलेंगे। आज तक आप प्रैक्टिकल देख सकते हो, चीता, शेर मांसाहारी प्राणी। जितने मांसाहारी प्राणी शाकाहारी से सबके सब पीछे हैं। चीता दौड़ेगा कितनी, 5 मिनट दौड़ेगा, उसके पता समाप्त। शेर एक बार दौड़ लगाएगा, उसके कब्जे में शिकार आ गया तो ठीक है, नहीं तो नहीं। घोड़े को देखो, 10-10 घंटे काम करता है, और इतनी जब तेज गति से दौड़, घंटों घंटों तेज गति से दौड़ सकता है, क्योंकि वो शाकाहारी है। शाकाहार में जो शक्ति है वह मांसाहार में नहीं है। फिर ये भी बात देखिए, किस प्राणी का भोजन परमात्मा ने क्या बनाया है।
जो मांसाहारी प्राणी है भगवान ने उनके लिए मांस ही खाना जरूरी है, जो शाकाहारी उनको शाक ही खाना जरूरी है, और मनुष्य शाकाहारी प्राणी है। उदाहरण के लिए मैं कहना चाहूँ तो आपको 3-4 पहचाने हैं। जो पैदा होते ही जिसकी आंखें बंद होती हैं वो मांसाहारी, जिसकी आंखें खुली होती है वो शाकाहारी, जिसके दांत तीक्ष्ण होते हैं वो मांसाहारी, जिसके सामान्य दांत होते हैं वो शाकाहारी, जिसके पंजे तीक्ष्ण होते हैं वो मांसाहारी, जिसके सामान्य होते हैं वो शाकाहारी। तो ये कहने की बात है, ये जो जीव वासे सब सब करके पानी पीते हैं वो मांसाहारी, जो घूट भर के पानी पीते हैं वो शाकाहारी। अब शाकाहारी प्राणी मांसाहारी प्राणियों से अधिक आयु वाले होते हैं। तो आयु आयु पे हम जा रहे हैं। आज जापान की बात करते हैं। जापान पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा बताया जाता है वहां के जो व्यक्ति हैं औसतन आयु में 90 साल कम से कम जीते हैं। उससे ज्यादा के भी लोग जो है कहीं ना कहीं जापान के लोग जी रहे हैं। हमारे लोग क्यों पीछे रह रहे हैं? और अगर उनकी आयु बढ़ाए, अगर हमारे व्यक्ति कोई जीना चाहता है 100 साल, कैसे जी? उसी पर हमारा जैसे मैंने पहले कहा सादा जीवन जितना सादा है। मैं जापान में गया नहीं हूँ लेकिन मैंने सुना है जापान में जो फल सब्जियां जो कुछ भी खाना खाते हैं वो उबला हुआ खाते हैं, उसमें मिर्च मसाले तेल आदि कुछ भी नहीं डालते, तो वो है सादा भोजन। जो सादा भोजन खा करके वो आज 90 साल पर औसतन आयु उनकी है। तो हमारे देश में भी 200-200 वर्ष से महर्षि भारद्वाज की 400 वर्ष की आयु थी। वो शाकाहारी थे, सुबह टाइम पर उठते थे, टाइम पर सोते थे, जो दिनचर्या नियम को बंद करके चलेंगे उन्होंने अपना नियम बना लिया और शाकाहार का तो प्रयोग करते ही करते हैं। और जो मांसाहार का प्रयोग करते भी हैं तो वो शाकाहार अधिक मात्रा में करते हैं, मांसाहार का सेवन कम करते हैं। और हमारे व्यक्ति क्या करते हैं, देखा देखी, वो अमुक देश का पहलवान वो मांस खाता है, अंडे खाता है और उसने कुश्ती जीत की, वो नकल करते हैं। वो वहां पर ठंड अधिक है, वो शराब आदि पीते हैं और मांस पचाने के लिए दूसरी चीजें सेवन करते हैं। उन वस्तुओं को हम जानते हैं कि मांस पचा कैसे जाएगा, लेकिन हम खा रहे हैं, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। स्वर जी एक और बात, मतलब खाने का शेड्यूल की अगर हम बात करें, आयुर्वेद कहता है कि सूर्यास्त से पहले पहले खाना खाओ, लेकिन लोगों का शेड्यूल ये, लोग गांव से शहर आते हैं काम करने के लिए, उनकी छुट्टी 7 बजे तक होती है। तो ऐसे में वाक्य में वास्तव में किस तरीके से खाना खाए ताकि जो गांव में रहने वाले लोग हैं उस समय पर खाना खा सकते हैं? रूटीन कैसे बनाए, क्या होना चाहिए? रूटीन ये होना चाहिए, सूर्य उदय होने के पश्चात और सूर्य अस्त होने से पहले खाना खा लेना चाहिए। जैसे जैन समाज में आप देखते हैं उनके नियम है, उनके व्यक्ति सन्यासी को बहुत लंबी लंबी आयु दिए है और आज भी रहे। ये प्रकृति का नियम है। शरीर में जो भोजन करते हैं उसमें गर्मी की जरूरत होती है, जैसे जठराग्नि जिसको कहते हैं। और सूर्य रहते हुए यदि हम भोजन करेंगे तो वो जठराग्नि हमारी तीव्र होगी और भोजन को जल्दी पचा देगी, खत्म हो जाएगा। और जो रात को हम भोजन करेंगे अथवा खाते ही सो जाएंगे वो भोजन पचेगा नहीं। हमारी दिनचर्या चाहे कुछ भी होते, कितने बजे हम नौकरी से जा रहे हैं, ड्यूटी पर जा रहे हैं, लेकिन शरीर इस बात को स्वीकार नहीं करता। शरीर तो यही कहेगा कि नहीं, सूर्य रहते ही खाएं और सूर्य अस्त होने पश्चात न खाएं। आज भी ऐसे व्यक्ति समाज में हमारे साथी हैं, दोपहर को 12 बजे तो 12 बजे के बाद नहीं खाते, टाइम है, सायकाल इतने बज गए तो इतने बजे बाद नहीं खाते। भूखा रहना पसंद करेंगे लेकिन गैर टाइम नहीं खाएंगे। जो व्यक्ति नौकरी पर है वो लंच करता है, वो लंच यदि 2 बजे करे तो लंच इतना कर ले कि रात को भोजन न खाना पड़े और अगले दिन सुबह उठ करके फिर खा ले। ठीक है। आचार्य जी, आपने देखो भाई, पीछे मैंने भी देखा था, आपने शायद देखा नहीं देखा, उस पर हम चर्चा करें। एक चार्ट आ, उस चार्ट में हमारा देश है ना बहुत पीछे चला गया, जिसकी औसतन आयु 65 वर्ष तक रह गई है। अगर जापान का, अगर आपने कहीं सर्च किया हो या जापान के बारे में पता किया हो, तो जापान के लोग जो है अच्छी आयु ले रहे हैं। तो हमारे देश के लोग उस तरीके का कैसे आचार व्यवहार करके अपनी आयु को बढ़ाएं? देखिए, वैसे तो आपको स्वामी जी ने भी बताया ही है, और वैसे मैंने भी कोई जापान की यात्रा नहीं की, लेकिन फिर भी जैसे समाचारों के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से या इंटरनेट के माध्यम से वहाँ के बारे में जानने को मिलता है। वहाँ के लोग काफी ईमानदार प्रवृत्ति के लोग हैं। वहाँ करप्शन नाम की कोई चीज नहीं है। हमारे देश में इतना सारा करप्शन है। वहाँ
लोग जो भोजन करते हैं, उबला हुआ भोजन वो करते हैं, मिर्च मसाले तेल आदि का उपयोग बहुत कम करते 5 हैं। किलोमीटर तक तो बताया जा रहा है कि गाड़ियों से जाते ही नहीं है कोई भी नहीं, जो मैं भी उस बात पे भी आऊंगा। तो क्या होता है, जब भी उनको जरूरत होती है तो मैंने वहां देखा कि साइकिलिंग वो ज्यादा करते हैं या पैदल चलने पे विश्वास करते हैं। हमारे यहाँ अगर हमने 10 कदम भी रखने हैं तो हम सोचते हैं भी किस चीज में जाएं, और वहाँ 10-10 किलोमीटर लोग तो वॉकिंग करते हैं सुबह शाम। और उनका जैसे लाइफस्टाइल है वो स्टार्टिंग से ही है, सी फूड वो ज्यादा लेते हैं और उसको भी वो उबला हुआ लेते हैं। वैसे हमारे शास्त्रों के हिसाब से ये चीजें निषेध हैं, लेकिन उनके पास कोई खाने लायक इतनी चीजें नहीं है, इसलिए वो सी फूड का भी उपयोग करते हैं। और ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है कि उनकी आयु लंबी होती है वहाँ के लोगों की। हमारे अगर अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो 20-25 साल पहले या 30 साल पहले इतने साधन नहीं थे लोगों के पास, पैदल चलते थे। और आज भी हम देखते हैं कि गांव में अभी भी जो जिनको हम खंडके वाला कहते हैं, यानी जो बुजुर्ग आज भी 100 साल के बैठे हैं। देखिए, ये आपने बहुत बढ़िया बात सुनी। एक आपके चैनल के माध्यम से जितने भी आपके दर्शक देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, शायद किसी ने इस बात पे आज तक ध्यान नहीं दिया होगा। मैं पहले भी कई मंचों से ये बात बोल चुका हूँ। हमारे समाज में, हरियाणा में खासकर, अभी वैसे धोती खंडके वाले बूढ़े बच्चे ही बहुत कम है, लेकिन आपको जो भी धोती खंडके वाला बूढ़ा मिलेगा, जिसकी आयु होगी कम से कम 60 साल से ऊपर ऊपर, उसके आपको पेट निकला हुआ नहीं दिखेगा। ये आप कहीं भी चेक कर लेना, कहीं भी देख लेना। एक भी बूढ़ा आप मेरे को ऐसा ले आके दिखा दो जिसकी आयु 60 वर्ष से ऊपर है और वो रूटीन में धोती खंडका डालता है बचपन से ही और उसका पेट निकला हुआ है। इसका मुख्य कारण ये है कि एक तो उनकी खाने की दिनचर्या है, दूसरा उनकी खाने की दिनचर्या के साथ-साथ उन्होंने जो बचपन से ही उन्होंने जो मेहनत की है, उन्होंने जो परिश्रम किया है, वो आज उनकी बॉडी उस तरीके से ढल गई है कि वो उनका वजन और उनका मोटापा नहीं बढ़ने देती। चलिए एक और जो आयुर्वेद पर हम आना चाहेंगे क्योंकि लंबा इंटरव्यू है, तो एक जो क्वेश्चन हम आपसे करेंगे कि आज आयुर्वेद की तरफ एक बार फिर कहीं न कहीं लोगों का विश्वास बढ़ रहा है। कहीं न कहीं आयुर्वेद जो दूसरा जो इलाज है एलोपैथी की अगर मैं बात करूँ, वहाँ कहीं न कहीं बड़े महँगे इलाज हैं। आयुर्वेद कहीं न कहीं वो लगातार दवाई भी खाते रहे लेकिन जड़ से इलाज नहीं। तो अब आयुर्वेद की ओर जो विश्वास है वो क्यों बढ़ रहा है? देखिए, एक तो आपका मुख्य कारण यही है कि जैसे आपने बताया कि महँगे इलाज होते हैं, लाखों करोड़ों रुपए लग के भी आपका पेशेंट आपके घर स्वस्थ होके आ जाएगा, बच जाएगी उसकी जान, ये वहाँ कोई गारंटी नहीं लेता। आप कितने महँगे इलाज करवाइए, आप विश्व के कितने बड़े हॉस्पिटल में जाइए, कितना बड़ा आप ऑपरेशन करवा लीजिए, आप अपने मरीज को पैसों के बराबर में तोल दीजिए, तभी भी आपको उम्मीद नहीं है कि आप अपने मरीज को स्वस्थ घर ले जाओगे। लेकिन आयुर्वेद ही एक ऐसी पद्धति है जो आपको विश्वास दिलाती है कि जब भी आप यहाँ अपने किसी मरीज को लेके आओगे तो वो ठीक होने की उसकी संभावना बहुत अधिक होती है, क्योंकि वो जब किसी बीमारी के लिए औषधियाँ लेता है तो वो उसकी वो बीमारी ठीक होती है, अन्य उसके शरीर में जो और भी जो बीमारियाँ होती हैं, वो भी साथ के साथ ठीक हो जाती हैं। दूसरी पद्धतियों में हम देखते हैं कि जब मरीज एक बीमारी के लिए दवाई लेता है तो कई अन्य बीमारियों से ग्रस्त हो जाता है। तो और भी जो पद्धतियां हैं हमारे देश में, उनको ये चाहिए कि जब कोई भी पेशेंट किसी भी बीमारी के लिए दवाई लेने आए तो उसको वो बीमारी तो उसकी क्योर हो जाए, साथ में अन्य बीमारियां उसके शरीर में ना लगे। तो कहीं न कहीं आयुर्वेद का लगातार जो है अब विश्वास बढ़ता जा रहा है। हम लोगों में खासकर बात ये भी आ गई है कि जड़ से इलाज कहीं है तो ये माना जाता है कि आयुर्वेद में जड़ से इलाज है, सस्ता इलाज है, अच्छा इलाज है। एक और जो सवाल है वो पहले लोग जो है खाने के खान-पान की बात हमारी आई थी। तो खान-पान लोग पहले सोना खाते थे, चांदी खाते थे। अब एलोपैथ की दवाई खा रहे ले वो डायलॉग है ले गोली खा। अब एक ये प्रचलन चला हुआ है। देखिए, ये बात आपकी सही है, लेकिन जो सामान्य वर्ग के लोग थे वो सोना चांदी नहीं खाते थे। जो भस्में हैं, एक्चुअल में सोना चांदी धातु नहीं खाता, जो भस्में हैं औषधियां हैं, वो लोग पहले खाते थे। वो जो ज्यादा समृद्ध लोग थे, जो पूंजीपति लोग थे या राजे महाराजे थे, वो इन चीजों का सेवन करते थे। एक एक राजा महाराजा की आप देखते हैं 4-4 रानियां थी, किसी की 100-100 रानियां भी हम सुनते हैं थी। तो उसको वो गृहस्थ जीवन में इन चीजों का उपयोग करके अपनी
जो शारीरिक अक्षमताएं हैं वो बढ़ाते थे। लेकिन आज हम समाज में देख रहे हैं कि डिवोर्स हो रहे हैं, लगातार तलाक पे तलाक हो रहे हैं। गृहस्थ जीवन में बच्चा आता है, लड़की आती है, लड़का आता है, लेकिन आगे वो फर्टिलाइज नहीं कर पाते, दूसरा बच्चा पैदा नहीं कर पाते। तो ये मुख्य कारण, ये हमें लगता है ये स्ट्रेस भरी लाइफ है। जो दूसरा ये मुख्य कारण है, जो हम केमिकल स्टोर्ड यूज करने लगे, जो हमारा खान पान दूषित हो गया, जो हम यूरिया केमिकल जो फसलों में ज्यादा डालने लगे, इसका मुख्य कारण ये है। और आजकल देखते हैं माताएं बहनें काफी बांझपन की शिकार हो रही हैं। पुरुष हैं जो उनके, आप देखते हैं, नील शुक्राणु हो जाते हैं। तो मुख्य कारण यही है। और दूसरा हमारा जो तनाव है, स्ट्रेस भरी लाइफ है, वो है। तो इन औषधियों के माध्यम से आप अपने शरीर को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने शरीर में नई जान फूंक सकते हैं। और किसी भी तरह की अगर आपके शरीर में कोई भी समस्या है तो उसको आप ठीक कर सकते हैं। और एक आपकी समस्या ठीक होने के साथ साथ आपका शरीर बिल्कुल स्वस्थ होगा। आपको पता लगेगा कि हाँ, आपके शरीर में कोई अच्छी चीज गई है, उसका परिणाम आपके चेहरे पे दिखता है। जब भी कोई बीमार होता है उसका चेहरा मुरझाया होता है, और वो ज्यादा एलोपैथी मेडिसिन लेता है तब भी उसका चेहरा मुरझाया ही रहता है। रहे हैं रामदेव जी, उनका भी एक बड़ा इस मुहिम में सहयोग रहा। आप उनके सहपाठी, उनके साथ आपने शिक्षा ली। योग करना कितना जरूरी है, योग का कितना फायदा है? योग तो सुख से जीवन जीने की एक शैली है, एक विधा है। उसके द्वारा व्यक्ति शरीर में आए हुए रोगों को दूर कर सकता है, भविष्य में रोग न आए अपना रोग सामर्थ्य बढ़ा सकता है। ये प्रत्येक व्यक्ति लिए। और हमारे गुरुकुलों में जैसे आपने देखा होगा, आजादी से पहले जब अंग्रेजों का राज भारत में, उससे पहले लगभग 7.5 लाख गुरुकुल थे देश में। उन सब के अंदर ये बातें सिखाई जाती थी। महिलाएं को भी गुरुकुल, लड़कियों के गुरुकुल अलग होते थे, सबको आयुर्वेद का ज्ञान कराया जाता था। उनको ये जानकारी होती थी किस चीज के साथ क्या खाना क्या नहीं खाना। तो हम जो योग करते हैं उसके द्वारा मानसिक शांति रहती है, व्यक्ति तनाव से दूर वैसे ही रहता है, ना कोई ब्लड प्रेशर होता है, ना कोई रोग होता है। इसलिए आयुर्वेद का इतना बड़ा लाभ होता है और योग का इतना बड़ा लाभ होता है। मैं एक घटना मुझे याद आ गई, आपने जो प्रश्न पूछा, कलानौर में डीएवी स्कूल में हमारा योग शिविर लगा हुआ था, और वहां पर अनेक व्यक्ति शिविर में आते ही हैं। एक 10वीं क्लास की पढ़ने वाली लड़की, जिंदगी में जिसकी मुट्ठी कभी खुली ही नहीं, उसके ऐसे हाथ थे, और उसने हमारा 7 दिन का कैंप था। वह पहले भी सदैव स्वामी रामदेव जी के टेलीविजन पर देखकर कर रही थी, लेकिन जब वहां पर उन्होंने 4 दिन हुए थे, 4 दिन में उसकी मुट्ठी ऐसे खुलने और बंद होने लग गई। जो प्राण का संचार है हमारे शरीर में, जिन नस नाड़ियों के अंदर रक्त का संचार नहीं हो रहा था, वायु रुकी हुई थी, वो प्राणायाम के द्वारा, योग क्रियाओं के द्वारा वो चालू हो गया। आज वह बेटी कितनी खुशियां मना रही है। वो इस अवस्था में व्यक्ति ना तो वो शादी करना पसंद करता है, इतना बुरा हाल होता है। देखो, ये योगा का चमत्कार है, योग क्रियाओं का चमत्कार है, प्राण की क्रियाओं का चमत्कार है। जो व्यक्ति इसको अपनाता है। और सरदेव स्वामी रामदेव जी ने क्या किया, लोग सुबह उठते नहीं थे, सुबह 4 बजे जगा दिया, पड़े रहते थे उनको हिला दिया, सुबह उठ करके भ्रमण करना शुरू कर दिया, कुछ प्राणायाम करने शुरू कर दिए, इससे व्यक्ति स्वस्थ हो गए। दिनचर्या को बदल दिया, खान पान बदल दिया, कुछ उन्होंने खान पान बदला, दिनचर्या बदली, आज व्यक्ति। और पूरे विश्व के अंदर देखो योग दिवस मनाया जाता है। जो इस्लाम के मानने वाले हैं, जो योग को पसंद नहीं करते, भारत को पसंद नहीं करते, आर्य संस्कृति को पसंद नहीं करते, आज वो भी योग को अपना करके अपने जीवन को धन्य मान रहे हैं। तो आज हमने जो है आपको फार्मूला बताया कि आप भी कैसे 100 साल तक जी सकते हैं, 100 साल से भी ज्यादा जी सकते हैं। उसके लिए आज हमने चर्चा की थी। चर्चा में हमारे साथ स्वामी धर्मदेव जी जुड़े थे और आचार्य विकास मलिक जुड़े थे। अगर आप भी 100 साल जीना चाहते हैं, 100 साल से ज्यादा जीना चाहते हैं, तो जो आज हमने विचार आपके साथ साझा किए, आप इस अपनी दिनचर्या में चेंज करें, बदलाव करें, और आप भी इन चीजों पर चलकर अपने आप को 100 साल तक लेकर जाए। आप हमारे साथ जुड़े रहे, आपने खबर टहल का भी चर्चा सुनी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।